नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक डोभाल। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। आज रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अगले 15 दिन के लागू इस कर्फ्यू को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। इसके चलते राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। गैर जरूरी काम के लिए लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले 1 महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त दी जाएगी। तो आज रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बाजार बंद रहेंगे। हालांकि लोकल ट्रेन और बसें बंद नहीं रहेंगी। इन्हें इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चालू रखा जाएगा। मेडिकल सामान, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। सेबी दफ्तर, बैंक, बीमा कंपनियां, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, आईटी कंपनियां खुली रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रख सकेंगे। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। फिल्मों की शूटिंग भी बंद रहेगी। सभी पूजा स्थल, स्कूल, कॉलेज, स्पा, सलून और ब्यूटी पार्लर्स बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया है। 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। 10वीं की परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होनी थी। ये रद्द यानी कैंसिल की गई है, यानी अब ये नहीं होगी। इस साल इनकी परीक्षा के लिए असेसमेंट का क्राइटेरिया तय किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे रिजल्ट के साथ, लेकिन इस रिजल्ट के लिए असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, इस पर अभी मंथन चल रहा है। 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा फिलहाल टाली गई है। बोर्ड 1 जून को हालात की समीक्षा करेगा और फिर नई डेट्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को, इसको निरस्त कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,84,372 नए मामले सामने आए, जबकि देश में एक दिन में 1,027 लोगों की जान ली गई है। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है कि मौतों का आंकड़ा 1,000 के पार हुआ है। नई मौतों के साथ ही अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,72,085 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे के भीतर यूपी में कोरोना के 18,021 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में ये यूपी के अंदर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। लखनऊ में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 5,382 नए केसेस सामने आए हैं। प्रयागराज में 1,856 और कानपुर में 1,271 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वाराणसी में कोरोना के 1,404 नए केस मिले हैं। कोरोना से उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 3,474 लोग ठीक भी हुए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 95,980 पहुंच गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अफसर और कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद कल यानी मंगलवार को ही खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया था। अब कोरोना पॉजिटिव होने की बात उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। 5 अप्रैल को ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। यूपी में कोरोना के कहर के बीच अस्पतालों में बेड को लेकर मारामारी की स्थिति है। अब उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को गुजरात के अहमदाबाद से तत्काल 25,000 इंजेक्शन खरीदने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्टेट प्लेन से आज ही अहमदाबाद के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए गए। आज रात तक करीब 25,000 इंजेक्शन की खेप लखनऊ आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का जैसे विस्फोट हो गया है। राज्य में
कोरोना पॉजिटिव दर 28.10% पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 15,121 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 4,168, दुर्ग में 1,755, राजनांदगांव में 1,291 नए मरीज मिले हैं। इस बीच राजधानी में 58 और पूरे प्रदेश में कुल 156 मौतें हुई हैं। अब राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश के कई राज्यों की तरह गुजरात में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। गुजरात में हर घंटे कोरोना से 3 लोगों की जान जा रही है। यहां एक दिन में कोरोना से 67 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के अब तक के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 6,690 नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में 24 घंटे के भीतर 2,282 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। सूरत में 1,441, राजकोट में 616 नए केसेस मिले हैं। वडोदरा में 24 घंटे के भीतर 377 नए मामले सामने आए। इधर राजस्थान के जयपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी के बाद अब वैक्सीन की चोरी भी होने लगी है। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग ये भी जांच करवाएगा कि कहीं वैक्सीन को अवैध रूप से लगवाने वालों का रैकेट तो सक्रिय नहीं हो गया। देश के दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 5,080 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 5,290 करोड़ का था। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 5,197 करोड़ से घटकर 5,080 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 26,310 करोड़ रुपए रही। इसके साथ ही कंपनी ने 9,200 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की मंजूरी भी दी है। ये शेयर बायबैक 1,750 प्रति शेयर पर होगा। साथ ही कंपनी ने 15 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कोरोना की दूसरी लहर भी इकोनॉमी के लिए भारी मुश्किल लाती नजर आ रही है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को 10.9% से घटाकर 10.5% कर दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने शेयर बाजारों और कंपनी के इनकम के अपने अनुमान में भी कमी की है। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि सख्ती में ढील और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने के बाद जुलाई से फिर से इकोनॉमी की रफ्तार लौटेगी। सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री के लिए फाइनेंशियल बिड मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी एयरलाइंस की बिक्री की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया था। घाटे में चल रही एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप समेत कई कंपनियों ने शुरुआती बिड जमा की थी। सूत्रों का कहना है कि अब बिक्री की प्रक्रिया फाइनेंशियल बिड के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल कोविड के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भले ही तेज गिरावट आई हो, लेकिन इन हालातों में शेयर बाजार से पैसा जुटाने में कंपनियों की बल्ले बल्ले रही। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष में प्राइमरी मार्केट से 1,60,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की जानकारी दी है। पिछले वित्त वर्ष कुल 56 पब्लिक इश्यूज आए। इनमें से 55 आईपीओ थे, जबकि सिर्फ एक एफपीओ था। राइट्स इश्यू का आंकड़ा 21 का था। देश के दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आर्थिक संकट में फंसी ऑनलाइन ट्रैवलर और होटल बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप को खरीद रही है। वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली फ्लिपकार्ट ये डील अपने हॉस्पिटैलिटी कारोबार को मजबूत करने के इरादे से खरीद रही है। सूत्रों के मुताबिक ये डील कैश और स्टॉक में होगी, यानी क्लियर ट्रिप के मालिकों को सौदे में नकदी और शेयर दिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप की कीमत करीब $4 करोड़ लगाई है। सौदा अगले 10 दिन में हो जाने की उम्मीद है। अमेजॉन ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह जानकारी फ्यूचर रिटेल ने दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपए के एसेट सेल डील को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अमेजॉन ने हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार देने की मांग की। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में कर्मचारियों की बंपर भर्ती के चलते 2022 में ऑफिस स्पेस में जबरदस्त डिमांड देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की टॉप आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की कंपनियों के बिजनेस में मजबूत तेजी देखने को मिली है। कोरोना खत्म होने के बाद कर्मचारी ऑफिस लौटेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ऑफिस डिजाइन किए जाएंगे, यानी मौजूदा वर्क प्लेस के मुकाबले करीब 33% ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एनरॉक ने ऑफिस डिमांड बढ़ने की उम्मीद जाहिर की।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। स्टाफिंग कंपनी जीनियस कंसल्टेंट्स के एक सर्वे में कहा गया है कि कंपनियां इंक्रीमेंट देने के मूड में हैं। ये 5 से 10% तक हो सकता है। जीनियस कंसल्टेंट के सर्वे में देश भर की 1200 कंपनियां शामिल की गई हैं। इनमें से 59% कंपनियों ने कहा है कि वो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के मूड में हैं। 20% ने कहा कि सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन ये 5% से भी कम होगा, जबकि 21% कंपनियों ने कहा कि वो सैलरी नहीं बढ़ाएंगी। लिंक्डइन के फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के चलते कंपनियों के भीतर कई महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत हुई है, जिसमें देखा गया है कि 10 में से 9 कंपनियां इंटरनली यानी कंपनी के अंदर ही जो सिफारिशें आती हैं उन्हीं में से किसी को नौकरी देती है। लिंक्डइन ने भारत में 500 कंपनियों का सर्वे किया, जिसमें यह बात सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 95% कंपनियां कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाने और भविष्य के लिए तैयारी में मदद करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने सीनियर सिटीजन स्पेशल एफडी स्कीम की तारीख को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर आम ग्राहकों से 1% तक ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम के तहत एचडीएफसी बैंक 0.75% ज्यादा ब्याज दे रहा है। इस तरह आईसीआईसीआई बैंक बुजुर्गों को आम ग्राहकों के मुकाबले 0.80% ज्यादा ब्याज देता है। एसबीआई सीनियर सिटीजन्स को 0.75% ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले 100 करोड़ की वसूली कांड में सीबीआई आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही है। अनिल देशमुख पर आरोप है कि इन्होंने पुलिस अफसरों सचिन वाजे, भुजबल पाटिल को 100 करोड़ की वसूली का आदेश दिया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने यह संगीन आरोप लगाए हैं। इससे पहले सीबीआई अनिल देशमुख के 2 निजी सहायकों संजीव पलांडे और कुंदन से पूछताछ कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कूच बिहार के सीतलकुची में सीआईएसएफ की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने वादा किया कि वो हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएंगी। साथ ही ममता ने शहीद बेदी बनाने का भी वादा किया। ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए चारों मृतक युवक के परिवार वाले सुबह ही माथाभंगा पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ उनकी कोई रैली नहीं थी, लेकिन परिवार से वो सिर्फ मिलने आई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत कल पहले दौर का मतदान होना है। पहले चरण में कुल 18 जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। जिन जगहों पर कल वोट डाले जाने हैं वहां चुनाव प्रचार कल ही खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में हो रहे हैं। कल के बाद दूसरे दौर का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है। चौथे और आखिरी दौर का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और वाइस चांसलर्स के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किशोर मकवाने द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद भी किया। आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को देकर के की थी। कामकाजी महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिलाओं को आने जाने की दिक्कत से बचाने के लिए सरकार ने ताड़देव स्थित माडा संक्रमण शिविर की जगह पर 1000 महिलाओं के लिए 450 कमरों का हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। ये जानकारी राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, ग्रैंड रोड जैसी जगहों से हॉस्टल नजदीक होने के कारण उन्हें काफी सुविधा होगी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के फैंस के लिए गुड न्यूज आई है। आलिया ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। आलिया ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वे कोरोना नेगेटिव हो चुकी हैं। इस खबर के बाद आलिया के चाहने वालों ने खुशी भी जाहिर की है। अभिनेत्री दिया मिर्जा, सोफी चौधरी समेत कई सेलेब्स ने आलिया के ठीक होने पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को आलिया ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वो होम क्वारंटाइन में ही मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। बॉलीवुड में अपनी बिंदास एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है।
रणवीर सिंह साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म अनियन को ऑफिशियल रीमेक में काम करेंगे। अनियन की रीमेक के लिए रणवीर सिंह और साउथ फिल्म निर्देशक शंकर ने हाथ मिलाया है। फिल्म को पेन स्टूडियोज के डॉक्टर जयंतीलाल गड़ा प्रोड्यूस करेंगे। अभिनेता कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म धमाका के मेकर्स ने 135 करोड़ रुपए को लेकर राइट्स बेचे हैं। कार्तिक की फिल्म धमाका को नेटफ्लिक्स के अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी के लिए हॉटस्टार ने 110 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत स्टारर अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड है। खबर है कि अजय देवगन इस फिल्म में यमदूत के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार, इसको बना रहे हैं और फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और आनंद पंडित होंगे। फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल पूरा कर लिया गया है, लेकिन कोरोना संकट के चलते फिल्म की सेकंड शेड्यूल की शूटिंग अभी बाकी है। आईपीएल में मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 रनों से हार झेलनी पड़ी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक समय कोलकाता जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी 5 ओवरों में मैच का पासा पलट गया। कोलकाता की हार के बाद टीम के सह मालिक शाहरुख खान बेहद निराश दिखे। टीम की हार के बाद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने ट्वीट किया, फैन से माफी मांगी। शाहरुख ने लिखा, निराशाजनक प्रदर्शन, इतना ही कहूंगा, कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी फैन से माफी चाहता हूं। आईपीएल सीजन 14 में राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर के कारण आईपीएल के मौजूदा सत्र से बाहर हो गए हैं। उनकी फ्रेंचाइजी ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाफ सोमवार को फील्डिंग के दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई थी। इसके बाद जांच में पता चला कि उनकी उंगली में फ्रैक्चर है। आईपीएल पर भी कोरोना का साया लगातार मंडरा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट गेंदबाज एनरिक नॉर्किया कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स और आईपीएल प्रशासन की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स अपना दूसरा मैच मुंबई में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली ने सीजन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। आईपीएल 2021 के 5 मैचों के बाद ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा हैं, जबकि पर्पल कैप की दौड़ में केकेआर के आंद्रे रसल टॉप पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप से नवाजा जाता है। फिलहाल नीतीश राणा 137 रन बनाकर टॉप पर हैं। वहीं आंद्रे रसल 6 विकेट के साथ पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जून जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। इस दौरान टीम एक टेस्ट मैच खेलने के अलावा 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। टेस्ट मैच ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में 16 से 19 जून तक खेला जाएगा। टीम 7 साल बाद टेस्ट मैच खेलेगी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इसी साल महिला टीम के टेस्ट मैच की पुष्टि की थी, लेकिन मेजबान बोर्ड ने इसकी तारीख और स्थल की घोषणा अब कर दी है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया में अभी तक इस वायरस से करीब 14.25 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक करीब 30 लाख लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में अब भी अमेरिका सबसे आगे है, जहां पर कोरोना के मामले 3.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। करीब 69 लाख लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है। यहां पर कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1.36 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत और चीन ने सीमा विवाद हल करने के लिए भले ही कई इलाकों से अपने सैनिकों को हटा लिया हो, लेकिन दोनों देशों में तनाव अब भी कायम है। अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की सालाना रिपोर्ट में इस पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन की सेनाओं में टकराव के बाद दोनों देशों में फरवरी में कुछ जगहों पर सेनाएं पीछे हटाई जरूर, लेकिन अब भी दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बरकरार है। आपको बता दें कि अमेरिका की रिपोर्ट दुनिया भर के खतरों का आकलन करने के लिए हर साल तैयार की जाती है। ये थी आज की खबर चालीसा। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।